हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हमने जो है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड एंड बेस ये हम लोग देख चुके थे। तो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें ये था रिएक्शंस विथ बेसेज, यानी जो मेटल्स होते हैं उनका बेस के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, इसका एक सिंपल व्यू आपको इसमें दिया गया है। तो जो अगला वीडियो है उसमें हमें देखने वाले हैं और कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं इसको हमने पढ़ने के लिए छोड़ा था यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन और अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको हम किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। इसको पहले हम रीड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू performed in class 7th. Let us observe some more reactions of that kind. तो क्लास 7th में आपने आयरन और कॉपर सल्फेट का कोई एक रिएक्शन आपने देखा होगा। तो आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से हुआ था, इसको जस्ट हम नीचे अभी देखेंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखिएगा एक्टिविटी 4.8 यहाँ पे दिया गया है। इस एक्टिविटी को हम रीड करते हैं। टेक 500 ml बीकर्स, label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6a. Keep the beakers undisturbed for some time. Record your observations in your notebook. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 बीकर आप लेंगे। ये इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, 5 बीकर आप इस तरीके से लेंगे। इनको आप नेम दे देंगे A, B, C, D और इसको नाम दे देंगे E। और इन सब में जो सब्सटेंस नीचे दिया गया है इनको आप एक एक करके सब में आपको डालना है, जैसा कि इसमें नीचे आपको दिया गया है। तो जो आपका पहला है, इसमें यहाँ पे आप देखिए, ये जो नीचे दिया गया है आपको कौन से बीकर में क्या चीज़ आपको डालनी है, ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा इसको जूम बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पे ताकि हमको दिखाई देगा। देखिए, जो बीकर ए है उसमें आप क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4, और उसमें क्या डालेंगे, जिंक ग्रेनुअल। इसमें आप कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेनुअल डालेंगे, जो पहला आपका बीकर है। जो दूसरा बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट और उसमें आयरन नेल मतलब लोहे की एक कील आप इसमें डाल देंगे। जो बीकर सी है उसमें जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, जिंक सल्फेट और कॉपर का छीलन थोड़ा सा इसमें डाल देंगे आप। बीकर डी में आपको क्या डालना है, इसमें आप डालेंगे आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर के टुकड़े कुछ डालने हैं आपको यहाँ पे। बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन नेल यहाँ पे आपको डालना है। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पहले वाले में आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक ग्रेनुअल आप इसमें डालेंगे। जो बीकर ए आपका इसमें दिया गया है, कॉपर सल्फेट और इसमें जिंक ग्रेनुअल आप डाल देंगे। और दूसरे में आप क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट, और उसके साथ में आपको क्या डालना है, आयरन नेल डालना है। और इसके बाद में जो तीसरा वाला है उसमें जिंक सल्फेट आप डालेंगे, और उसके साथ में आपको क्या डालना होगा, कॉपर टर्निंग्स। ये जो यहाँ पे दी गई हैं कॉपर टर्निंग्स, यानी कॉपर के जो टुकड़े हैं ये आपको डाल देना है सी में। उसके बाद जो आपका डी वाला है उसमें आपको आयरन सल्फेट डालना है। क्या डालना है, आयरन सल्फेट इसमें डालेंगे, और उसके साथ में आयरन सल्फेट के साथ में आपको क्या डालना है, कॉपर टर्निंग यहाँ पे आप डाल देंगे। और जो ई वाला बॉक्स है उसमें आप जिंक सल्फेट डालेंगे। जो ई वाला है इसमें जिंक सल्फेट, और उसके बाद इसमें लोहे के कील को आप डाल देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इसमें कॉपर सल्फेट और
जब इसमें जो भी सब्सटेंसेज आपने इसमें डाले हैं इनको जब आप डाल देंगे तो पहले इनका कलर इस तरीके से दिखाई देगा जैसा कि आप इसमें ऊपर वाले सीरीज में आप देख रहे हैं। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जब इनको हम बिना डिस्टर्ब किए ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद में जो इनका कलर है वो चेंज हो करके देखिए जो ए वाला बीकर है इसका कलर क्या बन जाता है, पहले वाले का कलर इस तरीके से बन जाता है और दूसरे वाले का जो कलर है वो इस तरीके से, और तीसरे वाले में कोई कलर चेंज नहीं होता, चौथे में और इस पांचवें में भी कोई कलर चेंज यहाँ पे देख रहे हैं नहीं हो रहा है। इन तीनों का कलर जैसा पहले था वैसा जैसा इसमें था वैसा ही इसमें भी कलर है। लेकिन ये जो पहले दो वाले हैं यानी जिसमें हमने जिंक डाला था, यानी जिंक सल्फेट और जिंक ग्रेनुअल डाला था, इसका कलर देखिए ये ब्लूइश हो गया है। ये पहले नीला था और इसमें नीचे देखिए जो नीचे यहाँ पे देखिए कुछ नीचे बैठ गया है, इसका प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया है कि नीचे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, कॉपर, नीचे जो है कॉपर बैठ गया है। और दूसरे वाले में आप देख रहे हैं इसमें ये कलर आपका देखिए हल्का ग्रीन हो गया है, लेकिन नीचे इसमें कुछ बैठ गया, ये ब्लू है। लेकिन ए वाला आपका दूसरा बीकर बी है, ये क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है और ब्लू होने के नहीं ग्रीन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ नीचे क्या दिख रहा है आपको, कॉपर यहाँ भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में जो सी है, सी में हमने क्या डाला था, जिंक सल्फेट डाला था और इसमें कॉपर डाला था। तो जिंक सल्फेट और कॉपर डाला, इसमें कोई चेंज नहीं कलर का। और इसमें हमने क्या डाला था, आयरन सल्फेट और कॉपर डाला था, इसमें भी कोई चेंज नहीं कलर का है। और जो लास्ट वाला है उसमें हमने जिंक सल्फेट और आयरन नेल यहाँ पे डाला था, तो इसमें भी कोई कलर का चेंज नहीं होगा लास्ट में। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कलर का चेंज है सिर्फ इन दो में और नीचे वाले दो में चेंज हो रहा है, बाकी इन तीन में कलर का चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जिसमें कलर का कोई चेंज नहीं हो रहा है अर्थात इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, और जिसमें कलर चेंज हुआ है उसमें यानी कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर हो गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ है और क्या इसमें हुआ है। तो इसको हम नीचे पहले रीड करते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस वीकर्स, अलग अलग वीकर में आपको क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम देखते हैं। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेज अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल को क्या कर देता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इन बीकर ए जिंक रिलीजेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहला रिएक्शन इसमें हुआ है, पहले रिएक्शन में क्या डाला गया था, इसमें आप देख पा रहे हैं जो कॉपर सल्फेट इसमें डाला गया था और इसमें जिंक के कुछ टुकड़े इसमें डाले गए थे। तो यहाँ पे क्या बना, जो कॉपर था वो नीचे बैठ गया और यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, यानी जो कॉपर सल्फेट था वो किस में चेंज हो गया, जिंक सल्फेट में चेंज हो गया। और दूसरे में हमने क्या डाला था, इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था और इसमें लोहे की कील डाल दिया था। तो कॉपर सल्फेट जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट बन गया और उसके बाद में इसके नीचे क्या हो गया, कॉपर यहाँ पे नीचे बैठ गया। तो इसको देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है ये आपको यहाँ पे देखना है। देखिए जो पहला टॉपिक यहाँ पे आपको दिया गया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये ब्लू कलर का था और जिंक जब इसमें डाला गया तो उसके बाद में क्या होता है, जो यहाँ पे कॉपर था ये कॉपर टूट करके कहाँ चला गया, ये कॉपर टूट करके यहाँ पे नीचे चला गया और कॉपर की जगह पे कौन सा चला है, जिंक चला है। यानी जो जिंक था वो कॉपर को डिस्प्लेस करके फ्री कर दिया और सल्फेट के साथ जिंक खुद जुड़ गया, सल्फेट के साथ में जिंक क्या हुआ, खुद जुड़ गया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये कॉपर है इसको जिंक क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर देता है। जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर देता है और जिंक खुद सल्फेट के साथ SO4 के साथ में जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका CuSO4 था, ये आपका ZnSO4 हो गया, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट था। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है हटाना। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन
बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। जो बीकर बी में रिएक्शन हो रही है इसको हम सिमिलर मैनर के साथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बीकर बी में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद में क्या डाला था, आयरन नेल यहाँ पे डाला गया था। तो बीकर बी में क्या डाला गया था, जिंक सल्फेट और आयरन नेल यहाँ पे डाला गया था। तो यहाँ पे क्या होता है इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CuSO4 और इसमें क्या डाला गया था, आयरन डाला गया था। तो ये क्या बन जाता है, ये यहाँ पे बन जाता है, ये आपका जो CuSO4 यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो क्या बन जाता है, ये आयरन सल्फेट बन जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे कॉपर को क्या कर देता है, Cu यानी कॉपर को यहाँ पे ये डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो Fe है यानी आयरन है, ये कॉपर को हटा करके कहाँ कर देता है, यहाँ पे कर देता है, यानी ये नीचे कॉपर को बैठ जाता है। और जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता, हटा देता है, सल्फेट के साथ से इसको हटा देता है। और जो कॉपर सल्फेट था वो FeSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। तो सेम मैनर में इस रिएक्शन को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और ख़ुद किसके साथ जुड़ जा रहा है, सल्फ़र के साथ, यानी आयरन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्ले हटा देता है, उसकी जगह से कॉपर को हटा देता है। और इस कारण से यहाँ देखिए कॉपर यहाँ नीचे जमा हो गया है, यहाँ भी कॉपर जमा हो, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था और यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। और इसके बाद जो ये सोल्यूशन है ये आपका आयरन सल्फेट, ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बीकर बी का रिएक्शन भी हम यहाँ पे बिल्कुल सेम मैनर में यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि इसमें आपको दिया गया है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। आगे यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई। तो यहाँ पे देखिए जो पहले बीकर में और दूसरे बीकर में यानी बीकर ए और बीकर बी में जो चेंज हुआ है तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन सी डी और ई में क्यों चेंज नहीं हुआ इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज़ देख पाएंगे कि जो बीकर ए है इसमें तो चेंज हो रहा है, लेकिन बाकी में जो है कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये आपको हम बता चुके हैं लेकिन बार बार देखने से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो बीकर ए और बी है इसका कलर पहले ब्लू कलर का था, लेकिन ये हल्का ब्लू ग्रीन हो गया और ये आपका सिर्फ ग्रीन ही रह गया। तो इसमें देखिए दोनों में कलर चेंज हुआ, लेकिन इन तीनों में और इन तीनों में कोई कलर का चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डाला है, तीसरे में जो सी वाला है उसमें क्या डाला गया है, जिंक सल्फेट और कॉपर मिक्स। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर डाला गया है। तो ये आपको ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि जो जिंक होता है जिंक सल्फेट और कॉपर डाला गया है। तो चूँकि जिंक ज़्यादा स्ट्रांग है और कॉपर इसको हटा नहीं पाता, इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट और यहाँ पे शायद नेल डाला गया है, यहाँ आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पे डाला गया है। तो कॉपर आयरन को भी नहीं हटा पाता है। और अगले में क्या डाला गया है, सबसे लास्ट में जिंक सल्फेट और इसमें आयरन डाला गया है। तो जिंक सल्फेट से आयरन जो है जिंक को नहीं हटा पाता है। ये चीज़ यहाँ पे हम देख पाते हैं। तो चलिए अब इसको रीड करते हैं जो एक्चुअल में यहाँ पे हमको रीड करना है। ध्यान दीजिएगा, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। ध्यान दीजिएगा, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. तो यहाँ पे देखिए किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, बी कैन इन्फर मीन्स होता है अनुमान लगाना, इन्फर मीन्स होता है अनुमान लगाना, दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। तो हम यहाँ पे देखिए जो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होता है तो कलर चेंज होगा, लेकिन इनमें तीनों में कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं बी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट से जिंक को हटाने में सक्षम नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या दिया है, ZnSO4 और प्लस क्या दिया है, Cu। तो अगर ये कॉपर जो है इतना स्ट्रांग होता कि ये जिंक को हटाकर सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाता, तब तो यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन होता। लेकिन चूँकि जिंक स्ट्रांग है और कॉपर क्या है,
कॉपर जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए कॉपर इसको जिंक को हटा नहीं पाता है सल्फेट से, और इसलिए ना तो कोई रिएक्शन होता है और ना ही कोई कलर चेंज होता है। ठीक उसी तरीके से लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, हटा नहीं पा रहे, लेकिन क्यों? व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, जब जिंक जो है कॉपर को बीकर ए से हटा सकता है, तो कॉपर जो है जिंक को क्यों नहीं हटा सकता है? वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, तो जो कॉपर है वो जिंक को क्यों नहीं हटा सकता है? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी। जो साइंस होता है वो आर्बिट्ररी नहीं होता। आर्बिट्ररी का मीन्स होता है स्वैच्छिक। आर्बिट्ररी का मतलब अपने मन का चलने वाला, बिना बिना किसी नियम कानून के चलने वाला, उसको आर्बिट्ररी बोलते हैं। तो आर्बिट्ररी साइंस नहीं होता है, ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो ये सिद्धांतों या तथ्यों के आधार पर कुछ नियमों को फॉलो करता है। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रोल है वो क्या है कि जो जिंक है वो आयरन और कॉपर दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉपर सल्फेट है वो उसमें से जिंक जो है कॉपर को हटाकर यहाँ बाहर कर दे रहा है। जिंक सल्फेट के साथ जो है जो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट है उसके साथ में जिंक खुद जुड़ जाता है और कॉपर को यहाँ पे बाहर कर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो जिंक सल्फेट है उसमें कॉपर अगर हम डाल दें तो ये कॉपर जो है जिंक को हटाकर सल्फेट के साथ में खुद नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि जो कॉपर है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है और जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये ही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही यहाँ पे हटा सकता है, जो कम रिएक्टिव है वो हटा नहीं पाएगा। आगे यहाँ पे रीड करते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन बीकर्स डी एंड ई आल्सो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बीकर डी और ई है इसमें भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। इसका कारण यही है कि उसमें जो आपका जो एक बीकर यहाँ पे आपको सी दिया गया था उसमें कॉपर और जिंक सल्फेट दिया गया था, तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर यहाँ पे निकला। अगले वाले में आपने जो भी डाला हो उसमें भी यही रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाती। आगे देखिए, कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। तो जिंक आयरन और कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिंक। जो Zn है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव आपका आयरन है और सबसे कम रिएक्टिव आपका क्या है? कॉपर है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे जिंक है, उसके बाद में आयरन है और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है? कॉपर है। तो इस तरीके के यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार इसको अगर हम फिर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जो पहला वाला बीकर है इसमें डाला गया है क्या चीज़, ध्यान से इसको आपको देखना है। जो पहला बीकर है यहाँ पे देख रहे हैं, पहले बीकर में क्या डाला गया है? कॉपर सल्फेट डाला गया है और इसमें क्या डाला गया है? जिंक डाला गया है। तो चूँकि यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को नीचे बैठा करके खुद यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लेता है। दूसरे में डाला गया है कॉपर सल्फेट और इसमें आयरन डाला गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आयरन है वो आयरन और जिंक दोनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसलिए आयरन भी कॉपर को यहाँ नीचे नीचे बैठा देता है, नीचे यहाँ पे सेडिमेंटेशन के रूप में रख देता है और यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है। दूसरे जो नीचे वाला है इसमें जिंक सल्फेट और कॉपर दिया गया है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे डाला गया है, तो इसमें कोई कलर चेंज, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉपर यहाँ नीचे हमने डाला है इसमें बीकर में, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है। कॉपर यानी कॉपर जो है जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। अगला यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट और इसमें कॉपर डाला गया है, तो आयरन सल्फेट यहाँ थोड़ा हल्के लाल कलर का, ऑरेंज कलर का जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो इसमें नीचे जब हम कॉपर डालते हैं तो कॉपर ना तो जिंक सल्फेट से जिंक को हटा पाता है और ना ही आयरन सल्फेट से आयरन को हटा पाता है, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक और आयरन दोनों से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। अगला देखिए जिंक सल्फेट और यहाँ पे क्या दिया है? आयरन नेल।
तो जिंक सल्फेट ये यहाँ इसमें जिंक सल्फेट डाला गया और इसमें आयरन नेल। तो जिंक सल्फेट और आयरन नेल डालने पे भी देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे क्या दिया गया है, जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन से। अगर यहाँ पे जो आयरन जो है जिंक के जितना रिएक्टिव होता, तब यहाँ पे जो हमने डाला हुआ है, यहाँ पे जिंक सल्फेट डाला है, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाता और यहाँ जिंक नीचे बैठ जाता। लेकिन चूँकि जिंक ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको ये एक सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। अब जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इनके मेटल्स और नॉन मेटल के यूज क्या होते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके यूज को आप जानते हैं, लेकिन एक बार इसको हम जरूर रीड करते हैं। यहाँ पे रीड करते हैं, यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the usage of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो बहुत सारे मेटल्स की यूज और नॉन मेटल्स की यूज होते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनमें मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में और कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में, इन सब जगह पे जो है मेटल्स का यूज होता है। और नॉन मेटल्स का भी यूज जो है बहुत सारी जगहों पर होता है, आप जानते होंगे। अब नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए, इनको आप गेस कर सकते होंगे। तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो मेटल्स का यूज है, मेटल्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं आपको बताया गया है। मेटल्स को हम मेकिंग मशीनरी जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, कार वगैरह बनाने, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स को बनाने में, सैटेलाइट्स को, इंडस्ट्रियल गैजेट्स को, कुकिंग यूटेंसिल्स को, वाटर बॉयलर्स को, ये सब बनाने में मेटल्स का यूज होता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनका यूज कहाँ पे होता है? नॉन मेटल का क्या यूज है, कितने ज़्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन मेटल। तो पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ व्हिच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो सांस लेते टाइम जिसको हम अपने अंदर इनहेल करते हैं वो क्लियरली आपका ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब क्या हो जाए? ऑक्सीजन। इसको आपको गेस करना है, गेस देम। दूसरा देखिए, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ऐसा नॉन मेटल जो प्लांट्स के ग्रोथ के साथ में यूज किया जाता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन गैस आप जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपको बताया गया है। तो जो नाइट्रोजन होता है ये आपका एक नॉन मेटल है। जो नाइट्रोजन से क्या बनता है? यूरिया बनता है। और नाइट्रोजन से एमिनो एसिड्स बनते हैं जो प्रोटीन में होता है। ये नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन में भी होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये बढ़ने के लिए, पौधों को ग्रोथ के लिए जो यूरिया हम देते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और अगला देखिए, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में आप जानते हैं पानी में क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं जिससे कि पानी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। अगला देखिए, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक। तो ये एक नॉन मेटल होता है जिसका सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, उसको हम घावों पे लगाते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब उसमें बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए जो इसका यूज करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक घावों पे लगाते हैं। पर्पल कलर का होता है। तो ये जो होता है आयोडीन, आई, इसका सिंबल क्या होता है? आई। इसको आयोडीन सॉल्यूशन हम कहते हैं। अगला देखिए, नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। जो क्रैकर में यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फास्फोरस। इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है ये आप जानते हैं, जो माचिस होती है, मैच बॉक्स होती है, इसके जो बगल में इस तरीके से आप देख पाते होंगे, जो ये यहाँ पे इस तरीके से जो बना हुआ होता है, इस पर भी फास्फोरस रेड कलर का लगा होता है। जब कोई माचिस की एक तिल्ली हम ले जाके इस पर रगड़ते हैं तो इसमें फिर क्या होता है? ये जल जाता है। तो जो माचिस होती है उसके बाहर फास्फोरस लगा होता है। या क्रैकर मतलब क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे बनाने में इसका यूज होता है। तो ये नॉन मेटल्स के एक्चुअल में यूज यहाँ पे दिए गए हैं। यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्राम योर एक्सपीरियंस। तो अपने अनुभव से आप इसमें कुछ और भी मेटल्स और नॉन मेटल की यूजेज को आप इसमें जोड़ सकते हैं। और बहुत सारे आप जानते भी होंगे मेटल्स और नॉन मेटल की यूजेज को। यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं और इसको हम रीड कर लेते हैं दोनों को। देखिए यहाँ पे पहली कुछ कह रही है, आई हियर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। तो इन्होंने सुना है पहले ने कि जो मैग्नीशियम होता है
मैग्नीशियम रिबन को भी आपने जलाया है, इसको Mg से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम को। तो ये जो मैग्नीशियम है ये कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है इसमें, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। अगला देखिए इसमें क्या दिया गया है, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वायर इज आयरन इन माई बॉडी। जो शरीर में आयरन होता है ये अगर किसी के बॉडी में कम हो गया है तो ये कहाँ पे होता है, तो ये जो ब्लड होता है उसमें ये हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ये हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो आयरन होता है हमारे शरीर में होता है। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम होता है वो पौधे जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्ते को जो क्लोरोफिल आपने सुना होगा नाम, जो क्लोरोफिल होता है उसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आपका होता है, इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। तो मैग्नीशियम पौधों में कहाँ पाया जाता है, हरे पत्तों में पाया जाता है, हालांकि इसके तने में भी पाया जा सकता है। और जो आयरन होता है हमारे शरीर में होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे ब्लड में होता है। और कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में होता है वो हड्डियों दांतों में यहाँ पे मिलता है। आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया है बॉक्स में, इसको हम रीड कर लेते हैं। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड दैट इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। These substances are different from those which underwent the reaction. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating or by electrolysis, it is called element. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो जितने भी सब्सटेंसेज यहाँ पे हम यूज करते हैं उनको मिलाकर जब कोई नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिनको हम गर्म करके या कुछ और भी जितने सारे प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस या कुछ भी कर गर्म करें, उसको कूल करें या हीट करें, कुछ भी करें, ये जो है बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। सल्फ़र इज एन एलिमेंट, जो सल्फ़र होता है एक एलिमेंट है। आपने सल्फ़र को जला के सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाया था और फिर इसको पानी में डिजॉल्व करके क्या बनाया था, सल्फ्यूरस एसिड बनाया हुआ था। तो ये जो सल्फ़र है ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं सो इज आयरन, आयरन भी एक एलिमेंट है। कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, कार्बन भी एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, जो किसी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी एलिमेंट का वो एटम होता है। ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट का जो सैंपल होता है सिर्फ एक ही टाइप के एटम उसमें होते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनएफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेज इन द एलिमेंट। तो जो एटम होता है उसमें जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो बिल्कुल भी कोई चेंज उसमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। किसी भी अगर कोई सल्फ़र है तो सल्फ़र आपने चूँकि आपने देखा नहीं, लेकिन जो सल्फ़र होता है उसको वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। हम आपको सल्फ़र इसी टाइम दिखा देते हैं कि सल्फ़र किस तरीके का होता है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो क्रिस्टल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आपका नमक होता है, फिटकरी होता है, इस तरीके से ये जो सल्फ़र होता है ये भी एक क्रिस्टल की तरह होता है, बिल्कुल नमक की तरह। इसको हम पीस करके पाउडर बना सकते हैं। आपने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताए गए थे, तो जो मेटल्स होते हैं वो पीटने पर उनको थोड़े से पीटने पर वो कैसे हो जाए, चपटे हो जाते थे। जो मेटल है वो चपटे हो जाते, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो पीटने पर कैसा बन जाता है, पाउडर बन जाता है। तो चूँकि सल्फ़र एक नॉन मेटल है, इसको जब हम पीटेंगे तो नमक की तरह ही क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, ये आपका सल्फ़र है। तो जो सल्फ़र है ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। और ये सल्फ़र बिल्कुल इस तरीके से होता है। इस सल्फ़र को, ये सल्फ़र जो है तीनों स्टेट में मिलता है। ये जो सल्फ़र है इसको अभी ये देखिए क्रिस्टल स्टेट में है, नमक की तरह। इसको हम पीस करके क्या बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं इस सल्फ़र को। और इसी सल्फ़र को अगर हम पाउडर है, इस पाउडर को किसी जो हमने यहाँ पे चम्मच देखा था इस तरीके का, उसमें रख के अगर इसको हम गर्म करें तो पिघल कर लिक्विड बन जाता है। और इसको अगर हम थोड़ा और ज़्यादा गर्म करें तो ये फिर गैस स्टेट में भी आ सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली, ये आपका सल्फ़र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये ऐसे एकदम ये रहता है, ये आपका सल्फ़र है। तो ये हमने देख लिया है और आगे हम फिर रीड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे थे, यहाँ पे दिया गया फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फ़र वुड बी एग्जैक्टली सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड एंड वेपर सल्फ़र। तो सॉलिड और वेपर सल्फ़र का एटम जिस तरीके से होता है उसका लिक्विड भी एकदम सेम होगा। आगे इसमें हम रीड करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं although we have an infinite variety of substances in the universe, भले ही यूनिवर्स में हम बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज हैं, बहुत सारे प्रकार के सब्सटेंसेज हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दी सब्सटेंसेज इज लिमिटेड, लेकिन इनको बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं या इनसे भी कम एलिमेंट्स हैं जिनसे पूरी दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है वो बना हुआ हो सकता है, होगा। आगे इसमें देखते हैं दीज आर नो मोर दैन 94। तो यहाँ पे देखिए हमने 118 आपको बताया, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 94 ही ऐसे हैं जिनसे मिलकर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो बनी हुई हैं। आगे इसमें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो 94 ही हैं जो कि नेचुरली अकर करते हैं और इन्हीं से बने हुए पूरे सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इनमें कुछ ये जो 94 एलिमेंट्स हैं, इन 94 एलिमेंट्स में से कुछ आपके मेटल्स होते हैं और कुछ आपके नॉन मेटल होते हैं। ये भी एक बेसिस होता है कि इनको हम अलग अलग बांट सकें। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, इनमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। तो क्या आपने समझा यहाँ पे कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं, कुल 94 एलिमेंट्स होते हैं और जो बेसिक हैं, नेचुरल हैं, और इनसे जितने भी इसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं क्या हैं, वो मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स यानी बहुत कम संख्या में हैं। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? आपने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा, लेकिन ये जो मेटेलॉइड्स होते हैं ये आपने पहली बार पढ़ा। तो मेटेलॉइड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल होते हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था सिलिकॉन, अगर आप याद कर पा रहे हो, सिलिकॉन जो मोबाइल फ़ोन के जो चिप वगैरह बनते हैं, या जो डायोड आपने देखा होगा, एलईडी लाइट आपने देखा होगा, तो ये सब सिलिकॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। तो ये सिलिकॉन जो है ये एक मेटेलॉइड है। तो कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटेलॉइड होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं। जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच के प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। मेटेलॉइड्स पजेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटेलॉइड्स होते हैं इनको हम ये जो है मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। तो ये था आपका जो चैप्टर, यहाँ पे ये एंड होता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं और इन कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं। एटम मीन्स होता है परमाणु, कंडक्टर मीन्स होता है चालक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, हार्डनेस मतलब कठोरता, मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, मेटल्स मतलब धातु, मेटेलॉइड्स मतलब होता है उपधातु, इन्हें हम कहते हैं। नॉन मेटल्स का मतलब अधातु, सोनोरस मतलब होता है ध्वन्यात्मक, पीटने पर इनमें एक विशेष आवाज़ आती है। और जो कुछ हमने सीखा है इसका एक जो है एक्सट्रैक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अगले टॉपिक में हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे और एक्सरसाइज के बाद में एक अच्छी समझ आपको दी जाएगी कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है, लेकिन इसके बाद में जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और वास्तव में एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और भी इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवाएंगे जिससे आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।